नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। इसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे 1 नंबर के क्वेश्चन, एमसीक्यू वाले, छोटे से छोटे वाले क्वेश्चन, और इसके साथ साथ जो लेंदी क्वेश्चन आते हैं, इट मीन्स 8 नंबर के या फिर 4 नंबर के, उन क्वेश्चनों को भी करने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ही तसल्ली के साथ देखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो इसका नोट्स, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहां पे क्लिक करके आपको नोट्स मिल सकता है। सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल सकता है आपको, सारे सब्जेक्टों के नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप जुड़ना चाहते हो हमारे लाइव क्लासेस के साथ, तो आप नीचे ऐप है और ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके जो इसका कोर्स है आप उसमें इनरोल हो जाइए। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम प्राइस पे आपको चीज़ों को इनरोल कर लिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है 3 से 4 महीने हैं जिसमें आपको अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, चलिए वो सब बात की बात है। अभी हम फोकस करते हैं इस चीज़ के ऊपर जो अपना एमसीक्यू है उस चीज़ के ऊपर। देखिए, पहला एमसीक्यू की अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। क्योंकि आपको पता है इस चैप्टर में हम बात करने वाले थे कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और हमें ये भी बात पता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य का बहुत ज्यादा रोल रहा है। ठीक है, चाणक्य का रोल किस वजह से रहा है? क्योंकि चाणक्य ने ही घनानंद को कहा था कि मैं तुम्हारे साम्राज्य को खत्म कर दूंगा, इट मीन्स नंद वंश को खत्म कर दूंगा। और उसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण दिया और देने के बाद उनको राजा बनाया। तो यहाँ पे मौर्य वंश का जो संस्थापक हो जाएंगे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। अब हमने स्टार्टिंग की बात कर ली, अब एंड की तो बात कर लें। तो मौर्य वंश का अंतिम जो राजा था उसका नाम था बृहदत्त। ठीक है, क्या नाम था? बृहदत्त। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैगस्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था। ठीक है, मतलब शासक के दरबार में आया था, तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। बेसिकली हुआ क्या था, जो मैगस्थनीज था एक प्रकार का दूत बनकर आया था। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि जो मैगस्थनीज था यहाँ के पूरे साम्राज्य को देखा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रणाली को देखा, राजदूत बन के आया था सेल्यूकस निकेटर के साथ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सारा चीज को देखा था, तो इस वजह से ये इनके दरबार में रहे थे। तो ये हो जाएगा सी पॉइंट। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख है? कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है एरड़ अभिलेख में। ठीक है, इसको भी याद करके रखिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है एरड़ अभिलेख में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल का है? स्वर्ण काल यानी कि सबसे बढ़िया काल माना जाता है, तो वो माना जाता है गुप्त काल को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अर्थशास्त्र में किस प्रकार के विवाहों को उल्लेख किया गया? अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों को उल्लेख किया गया है। इसके अलावा ब्राह्मणों ने एक बात कही है कि 4 प्रकार के जो विवाह हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब टोटल 8 प्रकार के हैं, जिसमें से 4 प्रकार के जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा ब्राह्मणों ने कहा था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो मगध की जो प्राचीन यानी कि पुरानी राजधानी थी वो थी राजगृह में। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके पाटलिपुत्र, फिर उसके बाद पटना, इस तरीके से हो गया था। आगे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लिखने वाले जो थे वो थे कौटिल्य। अब कहोगे कौटिल्य, हमने तो सुना था चाणक्य, तो चाणक्य और कौटिल्य एक ही है, एक ही व्यक्ति के नाम है। ठीक है, तो इस वजह से आप कर सकते हो चाणक्य या फिर कौटिल्य। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं 9वें क्वेश्चन की, तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना कृति है? ठीक है, तो मुद्रा राक्षस किसकी है? तो देखिए, जो कौटिल्य थे, कौटिल्य का तो है अर्थशास्त्र। ठीक है, और मैगस्थनीज है, मैगस्थनीज ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था इंडिका। ठीक है, इसके अलावा विशाख दत्त ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका है मुद्रा राक्षस। तो इस वजह से यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, धम्म महामात्र को किसने प्रस्तुत किया था? तो कौन उसको प्रस्तुत किया था या फिर नियुक्त किया था, एक तरीके से आप ये कह लो। ठीक है, किसने नियुक्त किया था? तो नियुक्त करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है अशोक के पास, तो इस वजह से बी पॉइंट राइट हो जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा अशोक को कई सारे नामों से भी जाना जाता था, सम्राट के नाम से जाना जाता है अशोक को, ठीक है, सम्राट अशोक, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। बुद्ध भगवान की जो अस्थियां थी, मतलब बुद्ध भगवान की जो अस्थियां थी उनको विभिन्न जगहों पे वो स्थापित करवा के उस पे स्तूपों का निर्माण करवाए, ये भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इनको देवना प्रिय भी बोला जाता था, देवना प्रिय मतलब देवताओं का प्रिय, ठीक है। और इनको मतलब कई सारे नामों से जाना जाता था इस वजह से, ठीक है। चलिए जी, ये तो हो गया अपने छोटे क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बड़े क्वेश्चन की ओर, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सारे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि हमने पहला चैप्टर पढ़ा था हड़प्पा। तो हड़प्पा के बाद किस तरीके से वैदिक काल आया, इस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये जो है ना, ये जो चीज इसे कहते हैं मगध, ठीक है। और यहीं से राजपाट स्टार्ट होना शुरू हुआ इनका, चंद्रगुप्त मौर्य का, क्योंकि घनानंद का शासन यहीं पे था। और धीरे धीरे करते 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 ये बढ़ते चले गए, तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, वैदिक काल से क्या अभिप्राय है, इसका समय काल क्या माना जाता है। तो वैदिक काल सिंधु सभ्यता के बाद एक नई सभ्यता अस्तित्व में आई, यानी कि अस्तित्व में आई थी। इसकी वजह से देखिए जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि इनमें वेदों की रचना की गई थी। कितने प्रकार के वेद होते हैं, 4 प्रकार के वेद होते हैं, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 प्रकार के वेद होते हैं, ठीक है। इस सभ्यता के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है, वेदों से मिलती है। आर्यों द्वारा स्थापित इस सभ्यता को आर्य सभ्यता से कहा जाता है, यानी कि ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो आर्यों के द्वारा की गई थी, ठीक है। और इनकी भाषा क्या थी, प्राकृत इसकी भाषा थी, यानी कि प्राकृतिक संस्कृति थी, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम वैदिक युग को डिवाइड करें तो 2 भागों में डिवाइड होता है, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई थी, उत्तर वैदिक काल में जो बचे बाकी 3 हैं, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनकी रचना की गई थी, ठीक है। टाइम बताया गया है कि ये जो ऋग्वेद का जो टाइम है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व में, सारी बातें इसमें लिखी गई है। उत्तर वैदिक काल में जो लिखा गया है 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व की सारी चीजें, मतलब चीजों को डिवाइड किया गया है, ठीक है। चलिए जी आगे बात कर लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक परिवर्तन का काल क्यों माना जाता है, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ये जो चैप्टर है ना टोटल आपका किस चीज के ऊपर है, 600 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 600 ईस्वी के बीच की बातें होती है। तो यही चीज लिखा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में परिवर्तन का काल क्यों माना जाता है, क्यों, क्योंकि नए नए राज्यों की उत्पत्ति हुई, जैसे हमने देखा मगध हो गया, कुशल हो गया, बज्जी हो गया, मल हो गया, बहुत सारे 16 महाजनपदों का उदय हुआ है ना, बहुत सारे राज्यों का उदय हुआ। इस वजह से इसको परिवर्तन का काल माना जाता है। साथ ही साथ लोहे का बढ़ता उपयोग, यानी कि लोगों के पास अब इतना दिमाग आ चुका था कि वो किस तरीके से लोहे को मॉडिफाई करके उनको विभिन्न प्रकार का आकार दे सकते थे, औजार बना सकते थे, फालों का यूज कर सकते थे, जैसे होता है ना हल के नीचे देखते हो आपने देखा होगा फाल, ठीक है। इसके अलावा आज के डेट में हर एक चीज, मतलब आप देखते हो ना लोहे का यूज बहुत ज्यादा होता है, तो ये चीजें, तो उस टाइम पे लोहे का यूज धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया था, इस वजह से लोहे का उपयोग वो हो गया, ठीक है। इसके अलावा सिक्कों का विकास हुआ, मतलब विभिन्न प्रकार की मुद्राएं आ गई, दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ, जैसे जैन धर्म आया, बौद्ध धर्म आया, मतलब इस तरीके की जो चीजें हैं वो आई। इस वजह से इसको हम क्या करते हैं, परिवर्तन का काल मान लेते हैं। आगे समझते हैं मैगस्थनीज के अनुसार सेना व्यवस्था, ये भी कभी काल क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। मैगस्थनीज के अनुसार सेना व्यवस्था तो क्या है कि मैगस्थनीज के अनुसार अगर सेना व्यवस्था को देखा जाए तो ये एक समिति के तौर पे वो किया जाता था, यानी कि एक समिति बनाई गई थी, ठीक है, समिति बनाई गई थी और बाकी 6 उप समितियां बनाई गई थी, यानी कि एक समिति के 6 उप समिति बनाई गई थी, छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर दिया गया था। जैसे नौसेना संचालन हो गया पहला, दूसरा हो गया यातायात खान पान संचालन हो गया, यानी कि जो यातायात को ध्यान में रखेंगे, खान पान खाने पीने की जो चीजों का संचालन करेंगे वो टीम उस चीज को देखेगी। पैदल सैनिक संचालन हो गया, यानी कि जो पैदल जा रहे हैं उन सैनिकों को संचालित करने के लिए एक अलग बना दिया गया। अश्वारोही संचालन हो गया, जो घोड़ों के द्वारा लड़ाई कर रहे थे उनके लिए एक अलग टीम बना दी गई थी। रथारोही हो गया, जो रथों पे चढ़ के करते थे, जो हाथियों पे चढ़ के करते थे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो टोटल 6 प्रकार की जो है वो उप समितियों का निर्माण कर दिया गया था, है ना। तो इस तरीके से, तो ये हो गया अपना 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ लेते हैं। अब समझते हैं धम्म क्या है, ये आता है क्वेश्चन 4 नंबर में, धम्म क्या है। तो धम्म एक प्रकार की नियमावली है। नियमावली क्यों है, क्योंकि इसमें नियम कानून लिखे गए थे, इस वजह से इसको नियमावली कहते हैं। तो धम्म एक प्रकार की नियमावली है। धम्म के सिद्धांत अत्यंत साधारण एवं सार्वभौमिक थे। अत्यंत साधारण का मतलब बिल्कुल सिंपल लिखी गई थी सारी चीजें, और सार्वभौमिक का मतलब होता है सबके लिए। ऐसा नहीं कि पर्सनली किसी एक चीज के लिए रिकमेंड किया गया कि आपको ये सारी चीज करना है, नहीं, ये
सबके लिए इसमें हिदायत दी गई थी, क्योंकि एक प्रकार की नियमावली थी कि सारे लोग, जितने भी लोग हैं वो सब नियमों का पालन करेंगे इस वजह से। ठीक है, अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया था। ठीक है, इसमें बड़ों के प्रति आदर लिखा गया था, सन्यासियों एवं ब्राह्मणों के प्रति उदारता लिखी गई थी। ठीक है, यानी कि सन्यासी जो हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, जो सन्यासी है, जो घर बार त्याग करके भगवान की कृपा में लगे पड़े हैं कि हाँ हमें भगवान का दर्शन होना है, या फिर मरने के बाद भगवान के पास जाएंगे, है ना, स्वर्ग मिलेगा, इस तरीके की जो आस्था रखकर जो मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं उनको सन्यासी कहते हैं। ठीक है, उनके प्रति हमें क्या रखना है जी, उदारता रखनी है। सेवकों तथा दासों के प्रति जो व्यवहार है वो बहुत ही उदार रखने हैं, मतलब बढ़िया रखने हैं। दूसरे धर्मों और परंपराओं के प्रति हमें आदर रखना है। ठीक है, इसके अलावा धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्य नियुक्त किए गए थे। कौन नियुक्त किया गया था? धम्म महामात्य। ठीक है, और नियुक्त किसने किया था? अशोक ने किया था। अभी देखो एमसीक्यू में हमने ये बात किया था ना, ये वाला एमसीक्यू में हमने बात किया था ना, धम्म महामात्य किसने नियुक्त किया था? तो अशोक ने किया था। तो यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। धम्म महामात्य का बेसिकली यही काम था, यही देखना था कि कौन पालन कर रहा है, कौन पालन नहीं कर रहा है। तो इन्हीं सभी चीजों को देखने का काम इनका था। आगे बात करते हैं ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कब और किसने निकाला, यानी कि किसने निकाला और कब निकाला। तो कब निकाला गया? 1838 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में इस चीज को निकाला था, यानी कि इसका अर्थ निकाला था। ठीक है, इसका नाम ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल अशोक के अभिलेखों में किया गया था, यानी कि अशोक के टाइम पे ब्राह्मी लिपि का यूज किया जाता था। इस लिपि का उपयोग उस समय के सिक्कों और अभिलेखों में देखने को मिलता है। इस वजह से कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, ठीक है, उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। 1838 में से इसको अर्थ निकाला था। तो ये क्वेश्चन देखो शॉर्ट में पूछा जा सकता है और एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। जनपद किसे कहते हैं? जनपद, जैसे आज की डेट में जनपद का मतलब होता है जिला, तो जनपद का मतलब होता है जन और पद। देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है जन और पद। जन का मतलब होता है लोग, पद का मतलब होता है पैर, यानी कि जहां तक जनता के पैर पड़े उसी को जनपद कहा जाता है। देखिए क्या लिखा है, जनपद दो शब्दों से मिलकर बना है जनपद। ठीक है, जहां पे जन का अर्थ होता है लोग तथा पद का अर्थ होता है पैर, यानी कि जहां लोगों का पैर पड़ा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जहां पे लोग बसे हुए थे उनको हम क्या कहते थे? जनपद कहते थे। तो ये कुछ इस प्रकार से जनपद है। 16 महाजनपद है। ठीक है, कंबोज हो गया, गांधार हो गया, कुरु हो गया। ठीक है, और इसके अलावा देखिए सारी चीजें आपके साथ लिखी हुई है ताकि आपको इजीली चीज समझ में आए। तो 16 महाजनपद है। इसमें से जो मगध था ना, मगध सबसे ज्यादा फेमस था, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं कि मगध क्यों फेमस था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये समझ लें कि 16 प्रकार के महाजनपद है। और ये आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि 16 महाजनपदों के बारे में लिखे, बिल्कुल नहीं आएगा। ये बेसिकली इसलिए बताया गया है ताकि कल की डेट में अगर सपोज इसके ऊपर थोड़ा बहुत क्वेश्चन अगर बन भी जाता है तो आपको एक आइडिया रहे किस तरीके से आपको लिखना है। यानी कि 16 प्रकार के महाजनपद थे, जिसमें सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो मगध था। अब क्वेश्चन आता है कि मगध सबसे शक्तिशाली जनपद क्यों था, यानी कि ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से मगध को ही सबसे शक्तिशाली जनपद कहा जाता है। तो देखिए क्या लिखा है, मगध को शक्तिशाली जनपद बनने के कई सारे कारण थे। ठीक है, कारण क्या थे समझते हैं। सबसे पहले है मगध सबसे प्रथम नंबर पे आता है, यानी कि जनपदों में सबसे ऊपर आता है। दूसरी अगर बात करें तो मगध क्षेत्र में कृषि की उपज विशेष तौर पर बेहतरीन थे, यानी कि खेती भी यहाँ पे बहुत अच्छी होती थी। तीसरा है लोहे के खदान, यानी कि यहाँ पे लोहे भी भरपूर मात्रा में मिलते थे। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे हथियार बना लिए जाते थे, उपकरण बना लिए जाते थे। ठीक है, जंगली क्षेत्रों में हाथी मुहैया कराए जाते थे जैसे सेना के अहम भाग, यानी कि आपको पता है सेना के लिए जो हाथी हो गया, अश्व हो गया, यानी कि घोड़ा हो गया, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें से एक था हाथी। तो हाथी वहां के जंगलों में इजीली मिल जाती थी, इस वजह से ये जो मगध था वो शक्तिशाली जनपदों में से एक था। इसके अलावा नदियों के रास्ते यातायात होता था, जैसे वो जो कि सस्ता भी होता था और सुलभ भी होता था, उतना ज्यादा पैसा भी नहीं लगता था, और सुलभ यानी कि आसान भी होता था। योग्य और महत्वाकांक्षी जो शासक थे वो वहां पे मगध के थे, तो इस वजह से एक ये भी कारण था। इसके अलावा वहां की राजधानियां भी सुरक्षित थी। ठीक है, अक्सर किलों से इसको घेर दिया जाता था, ताकि किले का घेरने का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से बाउंड्री बन जाता था। इससे क्या होता था, दुश्मनों का आक्रमण करने का जो रिस्क होता था वो थोड़ा सा कम हो जाता था। ठीक है, कोई भी आक्रमण करने से पहले सोचेगा, क्योंकि ये चारों ओर से क्या है, सिक्योर है। ठीक है, और अक्सर ऐसा भी देखा जाता था कि राजधानियों के साइड, जैसे आपने देखा होगा कि लंका में लंका का जो मेन द्वार है, जब हनुमान जी गए थे, ठीक है, सीता जी का पता लगाने के लिए, तो उस टाइम पे हनुमान जी नोटिस किए थे क्या कि जो लंका है, लंका के साइड साइड तो पानी तो है ही, और
पानी है, महलों के जस्ट बगल बगल में भी ये पानी है, इसलिए ताकि जो है रात में कोई भी वहां पे आक्रमण ना कर पाए। ठीक है, दरबार का जो मेन गेट है वो जब खुलता था ना, तो ये समझ लो कि वो नदी को ऐसे करके पार कर देता था। ठीक है, ताकि लोग एंटर करें, और जब एंटर कर जाते थे, ठीक है, इसको वजह से वो बंद हो जाता था, तो चारों साइड पानी हो जाता था, है ना। इस तरीके की चीजें आप बाहुबली में भी ऐसी चीज देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसी चीजें राजधानी के जस्ट बगल बगल में किलों का निर्माण इसलिए करवा दिया जाता था ताकि सेफ रहे, सिक्योर रहे। आरंभ में राजगाह मगध की राजधानी थी, जिसका मतलब होता है कि राजाओं का घर, यानी कि राजगाह पहाड़ियों के मध्य बसा हुआ था, जिसके चारों ओर किले बंदी की गई थी ताकि कोई आक्रमण ना करे। बाद में 400 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया, जिसे अब पटना कहा जाता है। यानी कि पहले राजगाह था, आगे चल के पाटलिपुत्र को बनाया गया, और अब इसको क्या कहा जाता है, पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 6 नंबर के क्वेश्चन में या फिर 8 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलता है। आपको इस तरीके से करके चीजें लिखनी है। आगे समझते हैं, एक क्वेश्चन और है। बाकी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करके बताएं चीजों को, और साथ ही साथ कुछ डाउट है, दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में चीजों को बता सकते हैं या पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि विकास स्टडी पॉइंट है, मेरा एक ही मोटिव है कि जितना ज्यादा हो सके बच्चों की हेल्प करना, और बच्चे वो होने चाहिए कि हाँ, एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हाँ बच्चे ये पूछ रहे हैं मेरे से, ऐसा नहीं कि बस आए ऐसे देखे और चले गए ना। ऐसे बच्चे होने चाहिए जो चीजों को पूरा ही देखे। देखो, हम लोग का पढ़ाने का एक ही मोटिव होता है, क्या आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो पाए। ठीक है, देखिए YouTube पे आने का मतलब हमारा यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे पास आए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीखेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे, तो जाहिर सी बात है अपना नाम रोशन करेंगे, माँ बाप का, स्कूल का नाम रोशन करेंगे। इसी वजह से हम आप लोग से कहते हैं कि पूरी की पूरी वीडियो देखिए, चीजें आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगेंगे, और जहां तक हो सकता है हम आपकी सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे समझते हैं मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत कौन कौन से, यानी कि कौन कौन से ऐसे स्रोत है, सोर्सेज है, जिसकी वजह से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आए, इस वजह से मैं शॉर्ट चीजें बताता हूँ, इसको याद कैसे करना है। तो सबसे पहले जब भी आपसे कोई पूछे कि स्रोत बताए, तो आपको क्या बोलना है, मेगास्थनीज की इंडिका। क्या बोलोगे, मेगास्थनीज नाम का एक राजदूत था, उसने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी, इस वजह से हम इसको कहते हैं मेगास्थनीज की इंडिका। क्या बोलोगे, मेगास्थनीज की इंडिका। दूसरा, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, यानी कि कौटिल्य बोल रहे हैं, चाणक्य बोलो, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, कौटिल्य की अर्थशास्त्र। ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा विशाखदत्त की राक्षस मुद्रा, विशाखदत्त की राक्षस मुद्रा, इस तरीके से। आगे इसके अलावा जैन धर्म, बौद्ध धर्म के ग्रंथ, ये 4 प्रकार की ऐसी चीजें हैं जिसको तो आपको लिखनी है। क्या लिखनी है, मेगास्थनीज की इंडिका लिखनी है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र लिखनी है, विशाखदत्त की राक्षस मुद्रा लिखनी है, इसके अलावा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखना है। इसके साथ साथ और क्या लिख सकते हो, अभिलेख लिख सकते हो, मुद्राएं लिख सकते हो, इसके साथ साथ और क्या लिख सकते हो, और भी छोटी मोटी चीजें थी, इमारतें हो गई, ये चीजें आप लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें इसमें आप लिख सकते हो। तो अब एक एक करके मैं चीजों को बताने वाला हूं, चीजों को समझिएगा। सबसे पहले लिखा है कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी के विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं जिससे हमने सहारा लिया है। सबसे पहले लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो एक यूनानी राजदूत आया था, जिसका नाम था मेगास्थनीज, द्वारा लिखी गई जो पुस्तक थी उसका नाम था इंडिका। और इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के शासन प्रणाली के बारे में लिखा गया है तथा उस टाइम के समाज का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरे की अगर मैं बात करूं तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र, जिसमें मौर्य काल की जो शासन प्रणाली थी उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। ठीक है, तो एक में समाज के बारे में लिखा है, उनके शासनों के बारे में लिखा है, और दूसरे में भी उनके शासन के ही बारे में चीजें लिखी गई है। इसके साथ साथ जो कौटिल्य थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, तो इनको बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज थी। और आज भी बहुत सारे यूट्यूब पे आप बहुत सारी वीडियो में देख सकते हो कि कहते हैं ना कौटिल्य नीति, चाणक्य नीति, तो वो सारी चीजें उसमें लिखी गई थी। आगे विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस से ये पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को किस प्रकार से राज स्थापित किया, यानी कि किस तरीके से उन्होंने नंद वंश को खत्म किया और किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ये सारी चीजें लिखी गई हैं। इसके साथ साथ ही मौर्य शासकों का जो वर्णन है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। पत्थरों में स्तंभों पर मिले अभिलेख, अशोक के अभिलेख अक्सर सबसे बहुमूल्य स्रोत माने जाते हैं, इनके सबसे बढ़िया स्रोत माने जाते हैं। यह हमें अशोक के धर्म तथा प्रजा हितैषिक कार्यों की विशेष जानकारी देता है। यानी कि जो अभिलेख है इनसे हमें यह पता लगता है कि अशोक ने किस तरीके से अपने साम्राज्य में विभिन्न प्रकार के अभिलेख लिखाए थे, जिसकी वजह से वो अपने साम्राज्य को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पाते थे और अपने नियम को साम्राज्य में लागू करवा पाते थे। ये सारी की सारी चीजें उसमें देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ
मूर्तिकला के द्वारा भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके द्वारा हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है जी। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। वर्णित काल में कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन आया। ये वर्णित काल का मतलब क्या हुआ? वर्णित काल का मतलब होता है वही, यानी कि जो वर्णित किया गया, यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी की बात हो रही है। तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी में कृषि के तौर तरीके में किस हद तक के परिवर्तन आया। तो परिवर्तन में सबसे पहला जो परिवर्तन देखने को मिला वो चीज हम देखते हैं क्या है। वर्णित काल में राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के साथ संबंध तनावपूर्ण रहे थे, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग कर रहा था। जैसे कि आपने बहुत पहले से देखा है कि जो राजा हुआ करते थे, या फिर आप ये कह लो अंग्रेजों के टाइम पे की अगर मैं बात करूं तो अंग्रेज हो गए या फिर राजा हो गए, ये लोग क्या करते थे, किसानों पर टैक्स लगाते थे, जनता पर कर लगाते थे और उनसे लगान वसूलने की कोशिश करते थे। और जो लगान आता था उससे अपना राजकोष, यानी कि जो अपना बैंक था, उसको भरने की कोशिश करते थे। तो इसकी वजह से जो ग्रामीण जनता है, जो किसान है, उसके और राजा के प्रति अनबंसी होती है ना। तो यही बातें लिखी है कि वर्णित काल में राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के जो संबंध रहे हैं वो तनावपूर्ण रहे हैं। क्यों रहे हैं? क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े करों की मांग करते थे, जिसमें से किसान वर्ग मुख्य रूप से त्रस्त थे, यानी कि बहुत ज्यादा परेशान थे। ठीक है, अतः किसानों ने उपज को बढ़ाने के लिए बहुत प्रकार के उपाय ढूंढने शुरू किए। वे इसलिए कि राजा तो देखो कर कम कर नहीं सकता है, लेकिन हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो किस प्रकार से बढ़ाएंगे? तो सबसे पहला है उपज बढ़ाने के लिए इन्होंने हल का प्रचलन किया। हल, अभी मैंने बताया कि पहले ट्रैक्टर नहीं था, ठीक है, तो इस वजह से हल जो था बैलों के माध्यम से इसको जुताई करवाई जाती थी। तो उसके नीचे जो फाल लगता है तो वो होता है लोहे का फाल। ठीक है, तो लोहे का उपयोग जब बढ़ना शुरू हो गया तो उसकी वजह से फालों के द्वारा, यानी कि हलों के द्वारा खेती जुताई होती थी और उसके बाद खेती अच्छी होती थी। ठीक है, इसके अलावा गंगा कावेरी घाटियों की मुख्य जो भूमि थी ज्यादा उपजाऊ होती थी, जिससे कि, ठीक है, जिससे धान की रोपाई, जिससे कि ये धन नहीं है धान है, जिससे कि धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होती थी। लोहे के फाल वाले हल की वजह से विभिन्न प्रकार के जो फसल थे वो अच्छे होने लगे और उपज में बढ़ोतरी होने लगी। कई जगहों पे खेती के लिए कोई नहीं है, कई है। ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक देखने को आपको मिलेगी, बट कोई नहीं, इनको सुधार करके मैं चीज़ों को नोट्स में आपको कर दूंगा। तो कई जगहों पर खेती के लिए कुदाल का उपयोग भी होता था और उपज बढ़ाने के लिए एक और तरीका, जैसे कुओं के द्वारा, तालाबों के द्वारा, नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए प्रबंध की जाती थी, ताकि कई सिचुएशन में अगर बारिश ना हो तो उस समय इनसे सिंचाई की जा सके। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं, नहरों जैसे सिंचाई साधनों का निर्माण करने वाले अक्सर राजा और प्रभावशाली लोग थे, जिन्होंने इन कार्यों का उल्लेख अभिलेखों में कराया था। और बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, इन जो उन्होंने काम किए थे उनका उल्लेख है अभिलेखों में करवाया था, ताकि लोगों को ये पता लग पाए कि उनके द्वारा ये कार्य हुआ है। जैसे आज देखते हो कि लोग थोड़ा सा डोनेशन देते हैं तो बड़े बड़े पोस्टर में लिखवा देते हैं कि ये इनके द्वारा दान दिया गया है। इसी प्रकार की चीजें उस टाइम पे भी होती थी। तो उस टाइम पे पोस्टर तो थे नहीं, इसी वजह से अभिलेखों में इसको दर्ज कर लिया जाता था। ठीक है, आगे बात करते हैं अभिलेख शास्त्रियों की क्या समस्याएं थी। अब हम बात करते हैं अभिलेख शास्त्रियों की समस्याएं। तो समस्याएं में देखिए, सबसे पहले चीज, अभिलेख शास्त्री हम कहते किसको? अभिलेख शास्त्री हम उनको कहते हैं जो कि अभिलेखों को पढ़ते हैं। इनकी सबसे पहली समस्या क्या है कि अभिलेखों को मिट्टी से निकालना। बहुत सारे अभिलेख हैं जो मिट्टी से निकालते वक्त टूट जाते हैं। तो सबसे पहली समस्या ये है कि वो टूट जाते थे। दूसरा, चलो कि अगर वो साफ सुथरे निकल भी गए ना, तो उसको बढ़िया से साफ करना होता था, ताकि अब अच्छे से अगर आपने साफ नहीं किया तो एक दूसरे अक्षर है ना आपस में मिल जाएंगे। जब अक्षर आपस में मिल जाएंगे तो उससे आप पढ़ नहीं पाओगे। तो दूसरी समस्या ये थी कि अक्षर कभी का आपस में मिल जाते थे। तीसरी समस्या ये थी कि लैंग्वेज की। अब जरूरी नहीं है कि आपने अभिलेख निकाल लिया, सही से साफ भी कर लिया। तो तीसरी चीज ये है कि आप उसको पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, इसके अलावा चलो आपने पढ़ भी लिया तो क्या आप उसका सही से अर्थ समझ पा रहे हो? अब जरूरी नहीं कि मुझे हिंदी पढ़ने आती है तो इसका मतलब है मुझे समझ में आई चीजें, ऐसा होता है ना। अब छोटे बच्चे वो हिंदी पढ़ते हैं और मैं उनसे अर्थ पूछ लूं तो क्या वो बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे ना। तो जरूरी नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हो उसका अर्थ आप निकाल पाओ, ये भी जरूरी नहीं है। तो चौथी समस्या ये थी। पांचवी समस्या ये थी कि जो अभिलेख है, अभिलेखों में हमें उन्हीं लोगों के बारे में जानकारी मिलती है जो कि उस चीज को लिखवाए हैं।
ठीक है, सबके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। मान लो मैंने कोई कार्य किया, मैंने उस चीज को लिखवा दिया, तो सिर्फ उन्हीं के बारे में जानकारी मिली ना, नॉर्मल व्यक्ति की जानकारी में मिली नहीं मिली ना। तो सबके बारे में जानकारी हमें अभिलेखों के द्वारा नहीं मिल सकती थी, ये हमें उन्हीं लोगों की जानकारी मिलती थी जो कि अभिलेखों को लिखवाते थे। तो ये भी समस्या थी, ठीक है। तो इस प्रकार की समस्या थी। तो देखिए क्या लिखा है, अभिलेखों के अक्षर हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया गया था, जिसे पढ़ना काफी मुश्किल होता था। कई बार अभिलेख जो होते थे वो नष्ट हो जाते थे, या फिर आप ये कहो कि अक्षर जो है वो लुप्त हो जाते थे, ठीक है। इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सरल नहीं था, यानी कि उसको आपने निकाला, उसको आपने पढ़ा, तो जरूरी नहीं है कि आप उसके लैंग्वेज को समझ पाएंगे। अभिलेखों की संख्या हजारों में रहे होंगे, कालांतर से सुरक्षित नहीं बचे थे। इसके अलावा अभिलेख छोटे मोटे तो लिखे नहीं गए थे, बहुत सारे अभिलेख लिखे गए थे, ठीक है। तो उसमें से कुछ ही अभिलेख जो मिले हैं हमें, उन्हीं को सिर्फ पढ़ा गया, बाकी जो सारे अभिलेख तो नष्ट हो चुके हैं, या फिर आप यूं कहो वो मिले नहीं हैं, ठीक है। जो अभिलेख उपलब्ध हैं वो अभिलेखों के अंश मात्र हैं, यानी कि जितने अभिलेख थे उनमें से जो हमें अभिलेख मिले हैं वो समझ लो कि उसका थोड़ा सा एक भाग है। आगे, अभिलेखों में खेती की दैनिक प्रक्रिया एवं दैनिक जीवन के सुख दुख का उल्लेख किया गया है। और अभिलेखों में खेती की दैनिक प्रक्रिया के बारे में इसके अलावा दैनिक जीवन के सुख दुख का जो उल्लेख है वो नहीं मिलता है, क्योंकि प्रायः अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों पर का वर्णन करते हैं। इसके अलावा अगर कहा जाए तो अभिलेखों में दैनिक जो जीवन के बारे में, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। विशेष प्रकार के जो अवसर, जो पर्व होते थे, उन्हीं के बारे में जानकारी मिलती है। आगे समझते हैं, अभिलेखों में प्रायः उन्हीं विचार होते थे जो इन्हें बनवाते थे। सिंपल सी बात है, जो अभिलेख लिखवाएगा विचार उसी के होंगे, सबके बारे में होंगे क्या? नहीं होंगे। तो ये इस प्रकार की चीज है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब ये जो है अपना, इसके बाद अपना एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, हाँ बस दो क्वेश्चन और है, जल्दी से हम कर लेते हैं, चीजों को खत्म हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि महाजनपद के विशिष्ट अभिलक्षण कौन से थे, तो महाजनपद सबसे पहले हम बात करें 16 महाजनपद हुआ करते थे। हालांकि महाजनपदों के नाम इन ग्रंथों में समान नहीं है। अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद के 16 राज्यों का उल्लेख किया गया है। हालांकि अगर देखा जाए जनपदों के नाम इन ग्रंथों में समान नहीं है, जैसे तो कुछ तो भी बज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल तथा अवंती आदि नाम एक जैसे हैं। इनमें संकेत मिलता है कि महाजनपद में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहे होंगे। यानी कि अभी हम बात करें कि 16 महाजनपद थे, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, लेकिन अगर देखा जाए तो इनमें कुछ का ही जिक्र इस तरीके से किया गया है ताकि हमें ये समझ में आ पाए कि इनमें से जो कुछ थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जैसे बज्जी हो गया, मगध हो गया, कौशल, कुरु, पंचाल, अवंती, इन जैसे जो महाजनपद थे, इन्हीं के बारे में कुछ ज्यादा विशेष तौर पे लिखा गया है। बाकी के जो और जनपद हैं वो सिर्फ नाम के लिए बस चीजें लिखी गई है, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट की अगर बात किया जाए तो ये बज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, ये जो इतने भी थे ये इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो इस प्रकार के हमें संकेत देखने को मिलता है। अभी हम बात करते हैं अभिलक्षणों की, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, अधिकतर महाजनपदों में एक राजा का शासन होता था, लेकिन गढ़ और संघ के नाम से विख्यात राज्यों पर अनेक लोगों का समूह शासन करता था। अगर देखा जाए तो जनपद नाम से जनपद जो होता था, अधिकतर जनपदों में कोई राजा ही राज करता था, लेकिन अगर मैं बात करूं तो गढ़ और संघ के नाम से, गढ़ कई जगहों पे भी ऐसा देखा गया है कि गढ़ और संघ के नाम से चीजें चलाई जाती थी। संघ और गढ़ का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार का लोगों का समूह, यानी कि सारे लोग मिलकर, जैसे एक गांव में होता है ना कि सरपंच तैयार किया जाता है, सारे लोग मिलकर अपना डिसीजन लेते हैं गांव के लिए, तो इसी प्रकार की चीजें हैं, ठीक है। तो कई जगहों पे गढ़ और संघ नाम से विख्यात राज्यों पर अनेक लोगों का शासन चलता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाता था? राजा कहलाता था। यानी कि जैसे होता नहीं कि कहते हैं जी लोकतंत्र में जनता ही सरकार है ना, हर एक व्यक्ति सरकार है लोकतंत्र में। क्यों? क्योंकि सरकार को चुनता कौन है? हम ही चुनते हैं ना, तो इसी वजह से। आगे, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जो अक्सर किले से घेर दी जाती थी। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव, सेनाओं और
नौकरशाही के लिए बाहरी आर्थिक साधनों की जरूरत होती थी, यानी कि बाहर से चीजों को मंगाना भी पड़ता था। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों तथा शिल्पकारों से कर, भेंट वसूल करना इत्यादि चीजें थी। धन जुटाने के लिए पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना भी वैध तरीका माना जाता था। वैध का मतलब होता है कानूनी तरीका, कि ऐसा नहीं है कि आप अपने पड़ोस में आक्रमण कर दिए और उसको लूट लिए तो आपने गलत कर दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले क्या होता था, एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था तो अपना रुतबा दिखाने के लिए कि भाई मैं इस लायक हूं कि तुम पे राज कर सकूं, इसलिए मैंने तुम पे आक्रमण किया, है ना, इसी वजह से। तो इसको वैध यानी कि अच्छा मतलब सही तरीका बोला जाता था। आगे धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थानीय सेना और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिया। बाकी राज्य अभी भी सहायक सेना पर निर्भर थे, यानी कि धीरे धीरे कुछ राज्यों में लोग अपनी सैनिक स्थायी सेनाएं बना लिए थे, ठीक है, और कुछ लोग दूसरे के ऊपर निर्भर हुआ करते थे। सैनिक अक्सर कृषक वर्ग से भर्ती किए जाते थे, यानी कि जो सेना में लोग भर्ती किए जाते थे वो किसानों के द्वारा, मतलब किसानों में से ही कुछ को चुन लिया जाता था। तो इस तरीके से देखा जाए तो सेनाओं में इस प्रकार की भर्तियां होती थी। आगे समझते हैं सामान्य लोगों के जीवन के बारे में पुनर्निर्माण इतिहासकार किस तरीके से करते हैं। तो अब देखिए, सामान्य लोगों के जीवन के बारे में इतिहासकार पुनर्निर्माण बहुत सारी चीजों की वजह से करते हैं। सबसे पहले सामानों को देखते हैं, उनकी सारी चीजों को देखते हैं और देखने के बाद रिलेट करते हैं कि ये किस काम आता होगा, किस तरीके से आता होगा, या फिर यहाँ के जो लोग हैं कौन कौन सी चीजों का यूज करते होंगे, क्यों यूज करते होंगे, क्या लाभ होता होगा। तो ये सारी चीजों को जब निष्कर्ष निकल जाता है तो उसकी वजह से सामान्य लोगों के जीवन के बारे में जानकारी मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मुद्रा है, धातु, ये सारी चीजें थी तो उनको भी देखा जाता था और फिर उसके बाद आइडिया लगाया जाता था आखिर ये किस काम आता होगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, सामान्य लोगों के जीवन का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से ही नहीं मिलता है, अतः विभिन्न सामाजिक समुदायों के उदय के विषय में गंभीर अध्ययन करना भी आवश्यक होता है। यानी कि अगर कहा जाए अभिलेखों से ही हमें सामान्य लोगों के जीवन के बारे में जानकारी मिल जाए, ये संभव नहीं है, बल्कि हमें कैसे पता लगता है, विभिन्न प्रकार के समुदाय के उदय को भी हमें पढ़ना पड़ता है, जिसके द्वारा हमें सामान्य लोगों के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। भवनों, बर्तनों के अवशेषों से अनेक सामाजिक जीवन का पता चलता है। खुदाई से प्राप्त अनाज के दानों जैसे जानवरों की हड्डियों से भोजन के बारे में लोगों के भोजन के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ इतिहासकार के अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करते हैं। ये सामग्रियां सामान्य लोगों के जीवन के पुनर्निर्माण में सहायक होती है, यानी कि विभिन्न प्रकार की चीजें जो उस टाइम पे यूज होती थी, उन्हीं सारी चीजों को हम देखते हैं, समझते हैं और यूज करने का जो ढंग है कि हाँ भाई ये किस काम आता होगा, ये सारी चीजों को देखकर हम सामान्य लोगों के बारे में, जीवन के बारे में बताते हैं। आगे समाज पुरुष प्रधान था कि स्त्री प्रधान था, कृषि उनका मुख्य पेशा था कि नहीं था, भूमिहर, खेतीहर, श्रमिकों, छोटे किसानों, बड़े जमींदारों का भी उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा घर का मुखिया गृहपति होता था, ठीक है। लोक कथाओं से सामान्य लोगों के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। लोक कथा का मतलब होता है लोगों की कथाएं। जैसे मान लो कि दादा दादी बताते हैं कि बहुत पहले अकबर नाम का एक राजा था, बहुत पहले ऐसा होता था, तो ये लोक कथा हुई ना, लोगों के द्वारा जो कथाएं बोली जाती है ना। तो इन सभी की वजह से हमें सामान्य लोगों के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। आगे बात कर लेते हैं। अगला लिखा है कि मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। अशोक के अभिलेखों में इनमें कौन से तत्वों का प्रमाण मिलता है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो मौर्य प्रशासन के अभिलक्षण कौन कौन से हैं, अशोक के अभिलेखों में इसका क्या झलक देखने को मिलता है। तो देखिए क्या लिखा है कि मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। बिल्कुल सही बात है। क्या लिखा है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक किसको माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, जो कि पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। अभी मैंने दिखाया कि मगध जो है वो बिहार में है, लेकिन वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं था। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, अभी ये देखिए अफगानिस्तान कहाँ पे, ये देखिए पाकिस्तान के जस्ट उस साइड जो क्षेत्र है, पश्चिम में जो क्षेत्र है, वो अफगानिस्तान तक पूरा फैला हुआ था मगध, है ना। मगध ही नहीं फैला हुआ था बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन फैला हुआ था, ये कहने का मतलब है। उसके बाद अशोक भारत का सर्वप्रथम शासक माना जाता है, ठीक है। सर्वाधिक जो प्रसिद्ध शासक माना जाता है वो अशोक माना जाता है, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, जिसमें राजधानी की अगर मैं बात करूं तो पाटलिपुत्र था, और जो 4 अलग केंद्र थे जैसे कि तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी, इन सब का उल्लेख जो है अशोक के अभिलेखों में किया जाता है। अशोक के अभिलेखों पर
अभिलेखों का प्रशिक्षण करने से पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तरांचल तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण है। यानी कि हर एक जगह पर अशोक ने एक जैसे संदेश लिखवाए हैं। इसका मतलब ये होता है कि हर एक जगह पे एक ही प्रकार के नियम चलते थे। इस प्रकार के एक समान संदेश विशाल साम्राज्य की समान प्रशासनिक व्यवस्था की संभावनाओं को उजागर करते हैं। यानी कि इन सभी चीजों को देखकर हमें एक आइडिया लगता है कि अशोक की साम्राज्य कितना बड़ा था और हर एक जगह पे एक ही प्रकार के नियम का यूज किया जाता था। इसके अलावा तक्षशिला, उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, जबकि स्वर्णगिरी कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी थी। ठीक है। इसके अलावा साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदी दोनों मार्गों में आवागमन बना रहना अत्यंत बहुत ही ज्यादा आवश्यक था। राजधानी में प्रांतों तक जाने के लिए सप्ताह या फिर महीने का समय लगता था। अतः यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था भी की गई थी और सुरक्षा का प्रबंध भी किया गया था। इसके अलावा देखा जाए तो इन सारे साम्राज्यों को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की चीजें की गई थी, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी, ताकि जो अधिकारी वर्ग हैं एक जगह से दूसरे वर्ग तक जाएं तो उनकी सुरक्षा भी हो पाए और खान पान भी हो पाए। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। अशोक के अनुसार धर्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? धर्म में ये बातें लिखी गई थी कि ये जो व्यवहार है, जो आदर की जो भावना है, ये यहाँ तक तो काम आएगी, साथ ही साथ जो मरने के बाद जब दूसरी दुनिया में जाओगे वहां पर भी चीजें काम आएगी। कहते हैं कि अच्छा व्यवहार आज की डेट में करोगे, ठीक है, तो आपके साथ भी अच्छा व्यवहार होगा, सिंपल सी बात है। और दूसरी चीज, आप जब मरोगे ना तो इस हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर आपका व्यवहार बहुत खराब है, दूसरे के प्रति बहुत ही ज्यादा बुराई रखते हो, तो मरने के बाद भी अच्छी चीजें आपके साथ नहीं हो सकती है। तो वही चीजें हैं। धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने धर्म महामात्र नाम के विशेष अधिकारियों को नियुक्त किया था, जो कि सारी चीजों को देखते थे कि कहाँ पे फॉलो हो पा रहा है, कहाँ से नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में चीजों को बताऊं तो अशोक ने अपने साम्राज्य को संचालित करने के लिए और अखंड बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए थे, ठीक है, जिसमें नियमावली से लेकर बहुत सारे प्रावधान किए थे। और इसी की वजह से सम्राट अशोक को सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। उनके शासनकाल में सारी जनता खुश थी। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये चैप्टर हो गया ओवर। थोड़ा सा वीडियो देखो लंबा होता है, जब हमें पढ़ाने में दिक्कत नहीं होती तो आपको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यही चीजें हैं। इसी के साथ साथ मैं कहता हूं कि अगर चीजें आपको किसी भी चीज में कोई डाउट है, कोई दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। साथ ही साथ अगर आपके डाउट हैं तो आप क्वेश्चन लिखे दीजिए एंड देन उसमें मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, बाकी चीजें लगी कैसे आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।